बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। बच्चों, आज से मैं आप लोगों को नीट 2026 के रिलेटेड क्लासेस लूंगी। मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जनवरी एंड तक आपको खत्म करके दूंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, बच्चों क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सब लोगों को। बच्चों, मैं आपको नीट यूजी कैटेगरी के अंदर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। और बच्चों, आज हमारा फर्स्ट क्लास है। मैंने जो टॉपिक चुना है, मैंने जो चैप्टर चुना है आप लोगों के लिए, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि इस चैप्टर से जो आपका बेस होगा ना बायोलॉजी का, वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर से अपना जो जर्नी है नीट 2026 का, उसे शुरू करेंगे। ओके, इस दिन से आपके एग्जाम होने तक मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कितना हो सके उतना आपके तरफ से सपोर्ट दिखाना, ठीक है। बच्चों, जब मैं क्लास लूंगी तो 3 की पॉइंट्स याद रखना कि नोट्स आप मेरे साथ बना पा रहे हो तो ठीक है, पर हाँ नहीं भी बना पा रही हो तो सुनो अच्छे से कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद जो आपके नोट्स होंगे वो मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप उससे लिख सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पर याद रखो यूनिट मतलब क्या। यूनिट मतलब वो एक चीज जो रिपीट होकर एक बड़ा सा चीज बनाएगी, ठीक है। यूनिट मतलब एक छोटा सा चीज है, बट जब वो रिपीट होगा तो वो रिपीट होकर एक बड़ा सा चीज बनाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग यूनिट, ठीक है। जब आप लोग अपने आसपास देखोगे, ठीक है, आप रूम में बैठे हो तो आपने आसपास देखो, तब आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक आपके फैमिली मेंबर्स देखने को मिलेंगे, बाहर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने अपने हाथ पे देखे तो इधर बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ नॉन लिविंग चीजें लाइक आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जिसके अंदर आप ये क्लास देख रहे हो, वो सारे, ठीक है। तो आपको दो टाइप्स देखने को मिले, वन इज लिविंग एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग। बट लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज में क्या डिफरेंस है? कौन सा वो चीज है जो लिविंग के अंदर है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं है? वो है अपना सेल, ठीक है। वो क्या है? अपना सेल। तो सेल क्या है? सेल एक डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सेल एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों। मतलब डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या? डिफाइनिंग फीचर मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक पाया नहीं जाता, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो जिसके अंदर सेल है वो लिविंग है, जिसके अंदर सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सेल क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये तो पता चला आपको लिविंग के अंदर कोई एक चीज है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं है, वो है अपना सेल। पर सेल होता क्या है? सेल बच्चों एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना जरूरी है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, रहेगा ही रहेगा। स्ट्रक्चरल क्यों? सेल बच्चों ये चीज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। और यही सेल अपने जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसे बना रहा है। मतलब जो स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो स्ट्रक्चर है वो किसी के वजह से शेप हो रहा है, वो है अपना सेल की वजह से, ठीक है। और जो भी अपने अंदर फंक्शंस होंगे, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, वो सारे भी सेल्स के अंदर ही होंगे। मतलब सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको नींद में भी पूछे ना कोई उठाकर, तभी भी बोलना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होने के बाद बच्चों सेल के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है।
फर्स्ट वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या? यूनिसेलुलर मतलब बच्चों इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही सेल देखने को मिलेगा, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगे उसे कहा जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब देना। मैंने बोला आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद है, ठीक है। क्या वो एक ही सेल अपने सारे रिएक्शन को कर पाएगा? क्या वो बिना किसी सहायता के इंडिपेंडेंटली जी पाएगा? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल है। क्या है, पॉसिबल है? हाँ बच्चों, एक सेल भी काफी है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल भी है तो भी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। और वही एक सेल हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या एसेंशियल फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर होने चाहिए वो करवाएगा। मतलब एक सिंगल सेल, एक कंप्लीट सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करता है एंड उसी के साथ साथ सारे अपने एसेंशियल फंक्शंस भी करता है। ठीक है बच्चों, आप हिस्ट्री जान लेते हैं, सेल कैसा डिस्कवर हुआ, सेल के बारे में हमें किसने पहले बताया, वो सब। ठीक है बच्चों, रॉबर्ट हुक ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल के बारे में हमें पहली बार बताया था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल। ये लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था। आप इसको कॉर्क सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कॉर्क में हमें देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या किया, 1831 में बच्चों इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ये साइंटिस्ट थे जो पहली बार हमें एक लिविंग सेल के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बार देखा एंड डिस्क्राइब्ड किया अबाउट द लिविंग सेल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आया कि लिविंग सेल के बारे में हमें किसने पहले बताया, तो उसका आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ठीक है, ये अपना हिस्ट्री था। पहले डेड सेल रॉबर्ट हुक ने हमें बताया, फिर न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने, उसके बाद लिविंग सेल के बारे में हमें एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब ने बताया। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब तक सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी बच्चों, सेल थ्योरी में आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने होंगे। उसमें से पहले है मैथ्यू श्लेडन। ठीक है, मैथ्यू श्लेडन इन्होंने 1838 में क्या किया, ये क्या थे, मैथ्यू श्लेडन एक बच्चों जर्मन के रहने वाले बोटनिस्ट थे। ठीक है, बोटनिस्ट मतलब क्या, जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बोटनिस्ट कहा जाता है ना। तो ऑफ कोर्स ये बात है, बोटनिस्ट थे तो किसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया होगा, प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया होगा। इन्होंने 1838 में प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर कर एक बात बताया कि सारे प्लांट जो है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ प्लांट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और बताया कि सारे प्लांट्स जो है वो बने हैं, कंपोज्ड हुए हैं बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब प्लांट्स के अंदर हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलेंगे और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आगे जाकर टिश्यूज बनाएंगे प्लांट के। ठीक है, इन्होंने ये बताया, ये राइट भी है ना, क्योंकि जब आप एक प्लांट का स्टेम काट के देखोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे, है ना। अगर आप लीफ काट के देखोगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे आपको, वहां पर मेसोफिल सेल्स दिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप रूट को काट के देखोगे तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि प्लांट का जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है और यही सेल्स आगे जाकर टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं, ये भी सही है। क्यों, अगर आप जाइलम एंड फ्लोएम को देखोगे तो जाइलम के अंदर भी आपको 4 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे,
फ्लोएम के अंदर भी आपको 4 टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल है वो आगे जाके टिश्यू भी फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो जो बात श्लीडन साहब ने हमें बताया वो 100% सही था, ठीक है। ये बात याद रखना होगा कि मैथ्यू श्लीडन साहब एक बोटेनिस्ट थे। इन्होंने सारे प्लांट्स को स्टडी किया और बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दीज सेल्स फर्दर फॉर्मिंग द टिश्यूज ऑफ प्लांट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है बच्चों शॉन, ठीक है। ये जो है ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जर्मन के रहने वाले थे और एक जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब क्या, जो एनिमल के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है, जियोलॉजिस्ट बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स एक जियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया होगा, एनिमल्स के ऊपर काम किया होगा, है ना। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और बताया कि जो एनिमल सेल के पास हमें थिन आउटर लेयर देखने को मिलेगा और उसको बुलाएंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलकर उन्होंने हमें कहा। मतलब जब शॉन साहब ने एनिमल सेल को देखा तो उन्हें सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर देखने को मिला जो था अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उन्होंने जब एनिमल सेल को देखा तो उन्हें एक क्यूरियोसिटी लगा, यार एनिमल सेल के पास अगर एक आउटर लेयर प्रेजेंट है तो शायद प्लांट सेल्स के अंदर भी तो मौजूद होगा। तो उन्होंने क्या किया, क्यूरियोसिटी में क्या किया, उन्होंने प्लांट सेल को भी देखा, प्लांट सेल को भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्हें प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखा, उसके साथ साथ उन्हें और एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिली, वो था अपना सेल वॉल, ठीक है। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो इन्होंने बता रहे हैं ना कि सेल वॉल देखने को मिला प्लांट्स के अंदर, बच्चों ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे एनिमल एंड प्लांट के बीच तो आपको ये याद रखना होना चाहिए कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर भी होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों शॉन साहब ने इन दोनों के बारे में बताने के बाद एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब क्या, हाइपोथेसिस मतलब बच्चों थ्योरी नहीं, थ्योरी मतलब वो 110% है, पर हाइपोथेसिस मतलब बच्चों हमने कोई चीज बताया पर हाँ भी वो प्रूफ नहीं हुआ कि वो सही है, ठीक है। उसे प्रूफ करने के लिए हमें कोई प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसे कह सकेंगे कि वो सही बात है, ट्रू बात है, ठीक है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, उस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सारे कंपोज्ड है बाय द हेल्प ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल से बने हैं एंड उनके प्रोडक्ट से बने हैं। इन्होंने क्या किया, ये हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने ये हाइपोथेसिस देने के बाद जो अपने श्लेडन साहब थे ना वो आ गए, उन्होंने बोला यार तू तो जियोलॉजिस्ट है, मैं तो बोटनिस्ट हूँ, तो जो तूने हाइपोथेसिस दिया है ना उसके रिलेटेड ही मैंने बात किया है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे प्रूफ करें और एक थ्योरी बना दें, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसके हाइपोथेसिस, किसके, थ्रेड और शॉन के हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया, उसे प्रूफ किया। उसके बाद अपने श्लेडन एंड शॉन इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बना दिया, ठीक है। सेल थ्योरी बना दिया जहां पर उन्होंने बताया कि जो बॉडीज है ना एनिमल्स एंड प्लांट्स की वो सारे कंपोज्ड है बाय द हेल्प ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये तो उन्होंने बता दिया। पर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने उस थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि यार सेल्स है ठीक है, पर ये सेल्स कैसे बन रहे हैं, मतलब न्यू सेल्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं बताया, ठीक है। एक बच्चा है जब वो बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है उसके अंदर जो सेल्स थे वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, उनका नंबर भी तो बढ़ रहा है, मतलब ये न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं,
इन्होंने ये तो बताया ही नहीं। उन्होंने बोला जो बॉडी है वो सेल से बन रही है, पर जो ये न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं बॉडी के अंदर वो किस वजह से हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, इन्होंने तो ये बताया ही नहीं। इसे बताने के लिए और एक नया साइंटिस्ट आया, ठीक है, उन्होंने सारे बात के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट कौन है मैं आपको बताती हूँ, सुनो। न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसे बताने के लिए एंट्री हुई रुडोल्फ विर्शोव की। इन्होंने 1855 में क्या किया बच्चों, इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो बन रहे हैं अपने बॉडी के अंदर वो बन रहे हैं बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और मीन सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब जो अपने न्यू सेल्स बन रहे हैं वो किसके वजह से बन रहे हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के वजह से बन रहा है। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो पहले सेल मौजूद है वही सेल आगे जाकर ग्रोथ कर कर सेल डिवाइड कर कर क्या बना रहे हैं, अपने न्यू सेल्स बना रहे हैं। ये कौन पता है हमें, रुडोल्फ विर्शोव साहब ने बताया। ठीक है, सो इनके ये बताने के बाद हमारी जो सेल थ्योरी थी उसे एक फाइनल शेप मिला। ठीक है, सेल थ्योरी जो थी वो बनाई तो शॉन एंड श्लेडन साहब ने थी। ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स किस वजह से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी एंट्री, इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो है वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनके ही ग्रोथ से डिवीजन से बन रहा है। ठीक है, सो इनका इस बात से अपना जो सेल थ्योरी था उसे एक फाइनल शेप मिला। तो अब अपने जो सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वो है बच्चों कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये किसने बताया, अपना शॉन साहब ने एंड श्लेडन साहब ने। उसके बाद जो रुडोल्फ विर्शोव साहब ने बताया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो सारे सेल्स बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के कारण बन रहे हैं। ठीक है, ओमिनियस सेलुलर ई सेलुलर के वजह से बन रहा है, ये हमें इन्होंने बताया। जो ये था अपना पूरा सेल थ्योरी, तीनों साइंटिस्ट के बारे में, तीनों साइंटिस्ट ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये था अपना पूरा सेल थ्योरी के बारे में। ओके, समझ में आया हो, समझती हूँ। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग एक बार एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन से ये चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक बात है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन होता है एंड जो अपीयरेंस होता है सिर्फ हमें ये बताता है कि वो कितने डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, it is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms. Example, cellular organization of all life forms. ठीक है, बट बच्चों जो सेल थ्योरी है वो यूनिटी बना के रखता है इस डाइवर्सिटी के बीच में भी, लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक क्या है, एक सेल है। तो सेल थ्योरी क्या बना के रखेगा, एक यूनिटी बना के रखेगा इन सब के बीच में। ठीक है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हम लोग किस चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उन चैप्टर के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो यहाँ पर मेनली बता रहे हैं। ठीक है, cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, example physiological and behavioral processes। बच्चों सेल थ्योरी ने एक मिस्ट्री भी क्रिएट करके रखी थी लिविंग फिनोमिना के बीच में, लाइक फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप से होता है, ये मिस्ट्री क्रिएट करके रखा था सेल थ्योरी ने। ठीक है, this mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated और observed। ठीक है, ये जो मिस्ट्री था फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस के बारे में, ये होना भी ज़रूरी था, इसका पता चलना भी ज़रूरी था कि फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस हो क्यों रहे। ठीक है, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस one can take a physico-chemical approach and use cell-free system to investigate। इसे पता लगाने के लिए हम लोगों ने फिजिको-केमिकल अप्रोच एंड सेल फ्री सिस्टम का यूज किया। ठीक है, दिस अप्रोच एनेबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स।
The approaches is established by analyzing of living tissues for elements and compounds. इस अप्रोचेस से जब हमने लिविंग टिश्यूज को देखा तो हमें पता चला कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स है और किस तरह के कंपाउंड्स है एक लिविंग सेल के अंदर, ठीक है. इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोस्ट डूइंग इनसाइड अ सेल. ये जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये कंपाउंड्स उस सेल के अंदर कर क्या रहा है ये हमें जानना ज़रूरी था. एंड इन वॉट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, मेमोरी, डिफेंस एक्सेट्रा. ठीक है, जो ये कंपाउंड्स है वो सेल के अंदर कर क्या रहे हैं एंड वो किस तरीके से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एंड मेमोरी, डिफेंस इसमें ये कर रहे वो हमें जानना जरूरी था. इन अदर वर्ड we answer the question what is the molecular basis of all physiological process. जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे अंदर हो रहे हैं वो सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मॉलिकुलर बेसिस क्या है इसे हमें जानना ज़रूरी था. ठीक है, इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द अबनॉर्मल प्रोसेस दैट अक्यूर ड्यूरिंग एनी डिसीज कंडीशन. ठीक है, और जब एक इंसान जब बीमार होता है तो जो अबनॉर्मल प्रोसेस होता है वो किस वजह से होता है, वो कैसे होता है वो भी हमें एक्सप्लेन करना था. ठीक है, दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. ठीक है, इस फिजिको केमिकल अप्रोच से हमने जो पता लगाया कि जिस तरीके से फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसे हम लोग क्या बोले रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बुलाते हैं. ये पिछले साल क्वेश्चन बन चुका है बच्चों. ठीक है, एंड केमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट इसे यूज़ कर हम बायोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. साइंटिस्ट के बारे में बच्चों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में. ठीक है, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर को. मैं यहाँ पर सिर्फ अगर मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा है उसे मैं रिपीट करूँगी, उसे अलावा मैं सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ते जाऊँगी. जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए और एक बार मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगी. ठीक है, when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो क्या डिफरेंट है बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल. सेल ही तो डिफरेंस है ना बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सही बात है. सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म while other like us composed of many cells are called multicellular organisms. मतलब जिसके अंदर एक सेल है उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल है उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर. ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट इज सेल. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल है और वो एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है एंड अपने लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शंस होंगे वो सब कुछ भी वो अकेला सेल कर सकता है ना. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट सेल के जैसा नहीं है तो वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली वो जी नहीं सकता बच्चों. ठीक है, Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. क्या है एक सेल? सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों. ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल. जो जिंदा सेल था उसके बारे में हमें पहले बार एंटोनी वॉन लिवेनहुक साहब ने बताया. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आकर हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल.
जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, जब वो आगे बढ़कर एक इम्प्रूव्ड वर्जन बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमें सेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। ठीक है, इन 1838 मैथ्यू श्लेडन साहब एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट्स है, सारे प्लांट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं और ये सेल्स आगे जाकर टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, ये उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद आए शॉन इन 1839 और जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया एंड रिपोर्ट किया कि ऑल सेल्स, जो भी एनिमल सेल्स है, उनके पास एक थिन आउटर लेयर है विच इज टुडे नाउन एज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाया जाता है। जब इन्हें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को भी स्टडी किया। ठीक है, प्लांट्स टिश्यूज को भी स्टडी किया एंड उन्होंने बताया कि दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें सेल वॉल दिखा, तो उन्होंने बोला कि सेल वॉल जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। क्यों? क्योंकि बच्चों सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर पाया नहीं जाता। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस Shan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। ये शॉन साहब ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दिया आफ्टर द सीइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उसके बाद श्लीडन एंड शॉन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। दिस थ्योरी हावेवर डिड नॉट एक्सप्लेन अस टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बता दिया कि एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं वो सारे सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स किस वजह से और कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अपने साहब आए विर्शो साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब जो भी न्यू सेल बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के मदद से बनेंगे, ये हमें विर्चो साहब ने बताया इन 1855। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लीडन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इनकी इस बात की वजह से हमें सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिला। ठीक है, तो अब हम सेल थ्योरी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये शॉन एंड अपने श्लेडन साहब का था और ये अपने विर्शो साहब ने बाद में बोला। ठीक है, इतना ही था बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।